हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ किस फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे, फिजिक्स के किस भाग के अंतर्गत आएंगे। तो जो फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है आपका, फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है और पहला नंबर है आपका क्लासिकल फिजिक्स। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी आपकी क्वांटम फिजिक्स। दूसरी आपकी क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है आपकी, ये फिजिक्स 1900 से सन 1900 कि जो पूर्व जितनी भी इन्वेंशंस, जितनी भी खोजें वगैरह हुई हैं 1900 से पहले की जितनी भी फिजिक्स है उसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। और इसके पिता, इस फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन जी को माना जाता है। सर आइजैक न्यूटन जी को माना जाता है। लेकिन जो 1900 के बाद की जो फिजिक्स है, सन 1900 के जो बाद की फिजिक्स है, सन 1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसे बोलते हैं हम लोग क्वांटम फिजिक्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम फिजिक्स। और इस क्वांटम फिजिक्स के जो पिता हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग आइंस्टीन। क्या बोलते हैं उन्हें? आइंस्टीन, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स के पिता हैं आइंस्टीन और क्लासिकल फिजिक्स के पिता हैं सर आइजैक न्यूटन। तो इन्हीं के आधार पर आज हम इनके नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें हम लोग न्यूटन्स एक्सियम्स ऑफ लॉ, न्यूटन्स एक्सियम्स ऑफ लॉ कहते हैं। न्यूटन्स एक्सियम्स ऑफ लॉ कहते हैं। एक्सियम्स का मतलब क्या होता है? आज एक नया वर्ड आप लोगों के सामने आया होगा, एक्सियम्स। इस एक्सियम्स शब्द का क्या मतलब होता है? इस एक्सियम्स शब्द का मतलब होता है कि जिनका, ऐसे नियम जिनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, अर्थात जिन वैज्ञानिकों ने उसे खोजा हो और उन्हीं के द्वारा प्रयोगों के आधार पर उसे सिद्ध किया गया हो, अर्थात जिनका मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, मैथमेटिकल प्रूफ ना हो करके उन प्रायोगिक प्रूफ हो, उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्सियम्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियम्स। तो न्यूटन्स के जितने भी तीनों नियम हैं, न्यूटन्स के तीनों नियम आपके एक्सियम्स कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम, जैसे ओम के नियम कहलाता है, जैसे ओम के नियम ये भी एक्सियम्स है, और बायो-सेवर्ट का नियम ये भी एक्सियम्स। क्यों है? क्योंकि इनका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इनका हमेशा आपको प्रायोगिक प्रूफ ही मिलता है, ठीक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स एक्सियम्स ऑफ लॉ। इन्हें सर आइजैक न्यूटन जी ने फोर्स और मोशन, फोर्स और मोशन के मध्य रिलेशन, फोर्स और मोशन के मध्य रिलेशन, फोर्स और मोशन के मध्य रिलेशन बताने के लिए ये नियम बनाए, ठीक है। फोर्स और मोशन के मध्य रिलेशन बताने के लिए, इन्हें रिलेशन व्यक्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन जी ने ये तीनों नियम बनाए, ठीक है। इसमें इन तीनों नियमों को सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ये तीनों नियमों को द प्रिंसिपिया नामक पुस्तक पर प्रकाशित किया था, ठीक है। सर्वप्रथम इन तीनों नियमों को द प्रिंसिपिया नामक पुस्तक पे प्रतिपादित किया था। और इनका फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने स्टार्ट कर रहे हैं कि इनका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में इन्होंने बात की है, इन्होंने फर्स्ट लॉ में क्या बात की है कि जो
इनका फर्स्ट लॉ है, कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक वो गतिमान नहीं हो सकती। ये गतिमान है तो स्थिर नहीं हो सकती। ये इन्होंने फर्स्ट लॉ पे बताया है। किस लॉ पे बताया है? फर्स्ट लॉ पे बताया है। लेकिन इनका जो सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है, अगर हम लोगों ने न्यूटन की इस बात को हम लोग सुन के गए, ठीक है, हम लोग अगर इनकी इस बात को जानते हैं कि ये कहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर बल लगाओ गतिमान हो जाएगी, ये गतिमान है उस पर बल लगाओ स्थिर हो जाएगी। हमने ये सुना और ये सुन के हम लोग चले गए सीधा ट्रक के पास। ट्रक खड़ा था रोड पे, हमने फोर्स लगा दिया। अब न्यूटन जी ने कहा बल लगाओ वस्तु गतिमान होगी, लेकिन ट्रक हिला भी नहीं, ट्रक हिला भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा बल लगाओ गतिमान होगी। अब हम सीधा गए आइजैक न्यूटन जी के पास, तो उनसे हमने सीधा कहा कि आपने कहा बल लगाओ और गतिमान होगी वस्तु, लेकिन वो ट्रक हिला तक नहीं हमसे। तो ये आपने पहले नियम में तो बताया नहीं कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाए। तो इन्होंने पहले नियम पे सुधार करने के लिए उन्होंने दूसरा नियम बताया और दूसरे नियम पे उन्होंने कहा कि कितना बल लगाया जाए, ठीक है, कितना बल लगाया जाए कि वस्तु गतिमान हो जाए, ये गतिमान है तो वो स्थिर हो जाए। इन्होंने ये चीज़ सेकंड नियम पे बताई और फर्स्ट नियम पे बताई कि वस्तु गतिमान या स्थिर करने के लिए बल की ज़रूरत होती है। और थर्ड नियम तो आप और हम सभी जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन का है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका लिखना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालते हैं। सबसे पहले इसका डालते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे हम लोग क्या कवर करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स एंड मोशन के बीच रिलेशन बताने के लिए 3 नियम प्रतिपादित किया जिन्हें न्यूटन्स लॉ कहते हैं। और ये तीनों नियम आपका हम लोग पहले बताते हुए अभी आपसे डिस्कस किया हमने कि ये तीनों नियम सर्वप्रथम द प्रिंसिपिया नामक पुस्तक पर प्रकाशित हुए, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स का इंट्रोडक्शन। आप अपने किसी भी एग्ज़ाम पे 9th हो, 10th हो, 11th हो, किसी भी एग्ज़ाम पे आप इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर या कॉपी चेक करने वाला पूरे नंबर दे के जाता है। आपको बिना किसी मार्क्स कटने के आपको पूरे नंबर इस टाइप से लिखने पे मिलते हैं, ठीक। तो इनके फर्स्ट नियम के बारे में अब हम चर्चा करने स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ, इनका फर्स्ट लॉ क्या है? इनका फर्स्ट लॉ है कि
कि किसी वस्तु पर हम लोग अगर बल लगाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाएं और यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है गतिमान में रहेगी, यदि स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब यदि हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि देखो, जो त्वरण उत्पत्ति, त्वरण कैसे उत्पन्न होता हम लोग अभी जस्ट बता रहे हैं आपको। जैसे कहा जाता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन कब होगा? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि वेग परिवर्तित कब होगा? वेग तब परिवर्तित होगा जब उस पर कोई बल लगाया जाए, ठीक है। तो वेग कब परिवर्तित होगा? जब उस पर कोई बल लगाया जाए। और जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण उत्पत्ति का मूल कारक क्या हो गया? फिर आप बताओ कि त्वरण उत्पत्ति का मूल कारक क्या होगा इस पर, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन कब होगा? जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरण उत्पत्ति का मूल कारक बल होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं त्वरण उत्पत्ति का मूल कारक क्या होता है? बल होता है। अर्थात कहीं पर भी अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कहीं पर भी किसी भी स्थिति पर अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उसके कहीं न कहीं आए अगल बगल दाएं बाएं कहीं भी उसमें 100% बल होगा। अर्थात कह सकते हैं कि त्वरण उत्पन्न कह सकते हैं वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न होता है। और वेग में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा होता है। इफ कह सकते हैं एफ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल अगर आपका जीरो होगा, अगर बाह्य बल आपका यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल अगर जीरो होगा तो इसका मतलब उस पर जो वेग में उसका जो त्वरण उत्पन्न होने वाला है वो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और वेग क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? वेग कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं यदि किसी वस्तु में बल न लगाया, यदि किसी वस्तु पर बल न लगाया जाए तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। और त्वरण उत्पन्न नहीं होगा और वेग का मान कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अर्थात इसमें हम लोग कह सकते हैं अर्थात कह सकते हैं यदि कोई वस्तु गतिमान
अवस्था, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी और यदि स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में क्या हमने सीखा, तो फर्स्ट लॉ में हमने सीखा यदि किसी वस्तु को हमें गतिमान करना है तो उस पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अगर बाह्य बल नहीं लगाते तो उस पर वेग में परिवर्तन नहीं होता। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता तुरंत शून्य हो जाएगा, अर्थात तुरंत शून्य हो जाएगा। अर्थात यदि कोई वस्तु गतिमान में है तो गतिमान पे ही रह जाएगी, और अगर स्थिर है तो स्थिर पे ही रह जाएगी। अर्थात बल तो हमें लगाना ही पड़ेगा, तो वेग में उसके परिवर्तन करना पड़ेगा और त्वरण उत्पन्न तभी होगा। ठीक है, तो बिना त्वरण उत्पन्न के वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो त्वरण कब उत्पन्न होगा, जब वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग कब परिवर्तन होगा, जब उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ पे हम लोग कुछ मोस्ट बातें हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम नियम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बल के गुणात्मक रूप की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये बल का गुणात्मक रूप मतलब बल के गुणारूपी, ठीक है, ये बल का गुणारूपी भाग को व्यक्त करता है। कौन? न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, इसके बाद न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी वस्तु पर रेखीय संवेग की दर यहाँ पर हम लोग अभी लिखना भूल गए। किसी वस्तु पर बाह्य बल रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात F एक्सटर्नल dP/dt। ठीक कह रहा है किसी वस्तु का बाह्य बल रेखीय संवेग की दर में परिवर्तन, रेखीय संवेग के दर में परिवर्तन, रेखीय संवेग में तो P जो होता है आपका रेखीय संवेग होता है। P क्या होता है? रेखीय संवेग। और जड़ क्या होता है? जड़ कह रहे हैं J क्या होता है? कोणीय संवेग। इस बारे में तो आप जानते ही होंगे कि P होता है रेखीय संवेग और J क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। तो किसी वस्तु पर बाह्य बल रेखीय संवेग की दर में परिवर्तन, रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है?
समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल, किसी वस्तु का बाह्य बल रेखीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, ये है आपका न्यूटन का सेकंड नियम। इसी के बारे में और हम लोग चर्चा करते हैं कि F एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा कितना बल लगाए। इस पर हम लोग अभी बताएं आपको कि न्यूटन का सेकंड नियम बताता है कि कितना किसी वस्तु पर बल लगा दिया जाए कि वो गतिमान हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग निकालते हैं। प्रोपोर्शनल हटा, आपका कांस्टेंट आ गया के dp/dt, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और हमारी dp/dt हो जाएगी F एक्सटर्नल। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग और थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि जो आपका, इसी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा, अभी मैंने वो पढ़ा F एक्सटर्नल dp/dt। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, mb। ठीक है, तो dp की जगह हम लोग mb रख दें और अपन dt होगा। m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dv/dt हो जाएगा। हम लोग द्रव्यमान के बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी बताना चाहते हैं आपको कि द्रव्यमान आपका हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। द्रव्यमान 2 प्रकार का होता है, एक होता है जड़त्वीय और एक होता है गुरुत्वीय। द्रव्यमान कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है जड़त्वीय, एक होता है गुरुत्वीय। तो जो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मान बदलता जाता है, कभी बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। ये हमें हिसाब से, यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान जो होगा वो हमेशा बदलता है, लेकिन जो जड़त्वीय द्रव्यमान होता है वो कभी नहीं बदलता। यानी जड़त्वीय द्रव्यमान का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं dv/dt यानी समय परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग हमेशा जानते हैं, त्वरण होता है, यानी F एक्सटर्नल बराबर ma। इस फार्मूले की मदद से हम लोग dv/dt, चूँकि हम लोग dv/dt को क्या लिख सकते हैं, आपका a लिख सकते हैं। ये हमारा त्वरण है, एक्सीलरेशन त्वरण a हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाए कि वह गतिमान हो जाए, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस फार्मूला से हम लोग जानते हैं। ठीक, इसी के बाद आपका अगला इस पे अभी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करने हैं। इसके थोड़ा सा मोस्ट पॉइंट हमने जैसे पहले नियम का बताया, वैसे हम लोग इस नियम का भी थोड़ा सा मोस्ट पॉइंट बताना चाहते हैं कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड नियम बल के परिमाणात्मक रूप की व्याख्या करता है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है बल के परिमाणात्मक रूप की व्याख्या करता है। ठीक है, बल के परिमाणात्मक रूप की क्या करता है, न्यूटन का द्वितीय नियम व्याख्या करता है। परिणाम मतलब कितना बल लगाया जाए, इस बारे में हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम बताता है। अब आता है न्यूटन का थर्ड नियम। अभी तक हमने चर्चा की न्यूटन का फर्स्ट नियम में कितना बल लगाया जाए, न्यूटन के फर्स्ट नियम में बल लगाना है। ठीक है, सेकंड नियम में कितना बल लगाना, और थर्ड लॉ में हम लोग बताएंगे एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये है आपका एक्शन रिएक्शन रूल है आपका न्यूटन का थर्ड नियम। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल
लगाया, यदि किसी वस्तु पर बाहर पर लगाया जाए तो वह प्रथम वस्तु दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी जितना दूसरी वस्तु प्रथम वस्तु पर। ठीक है, तो हमारे जैसे कोई दो हमारे पॉइंट हैं, एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है। जैसे इस पर लिख दिया जाए हम लोग फर्स्ट एक के द्वारा दूसरे पर बल लगाया गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक के द्वारा नहीं, पहले के द्वारा दूसरे पर जब बल लगाया जाएगा तो पहले के द्वारा दूसरे पर यानी जिस पर लगाया जाए वो पहले लिखा जाएगा और जो लगाएगा वो बाद में लिखा जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं दूसरे के द्वारा पहले पर बल लगाया गया, तो दूसरे के द्वारा पहले पर, तो पहले पर बल लगाया गया, किसने लगाया, दूसरे पर। ठीक है, पहले के द्वारा दूसरे पर, तो जिस पर बल लगता है, जिस पर बल लगता है वो आगे होता है और जो बल लगाता है वो पीछे होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे न्यूटन के तीनों नियम। न्यूटन के तीनों नियम में हमने क्या क्या चर्चा की। न्यूटन के तीनों नियम में हमने चर्चा की कि पहला नियम में न्यूटन के बताया कि फर्स्ट लॉ में हमने चर्चा की कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया मतलब किसी वस्तु पर बल लगाना है। दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर कितना बल लगाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमने द्रव्यमान के बारे में एक बहुत अच्छी बात जानी कि द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। अगर जड़त्वीय द्रव्यमान है तो कांस्टेंट होगा, अगर वृत्तीय द्रव्यमान है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। थैंक यू।